नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये CTET CDP की क्लास नंबर 19 है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये एक छोटा टॉपिक है पर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। ये क्लासेस CTET, UTET, UPTT और सभी स्टेट TT एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। साथ ही साथ ये सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com को विजिट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी। इन्हीं के ही नाम के आधार पर इसका नाम ब्लूम्स पड़ा। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो ब्लूम्स ने डोमेन्स ऑफ लर्निंग दी। मुख्यतः इनका काम था डोमेन्स ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो इन्होंने डोमेन्स ऑफ लर्निंग दी। इन्होंने और इनके साथियों ने मिलकर फ्रेमवर्क ऑफ कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल इस पे काम किया। तो ब्लूम ब्लू, बेसिकली इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में फ्रेमवर्क दिया है। क्या फ्रेमवर्क दिया है? फ्रेमवर्क तैयार किया ऑफ यानी का किसका? कैटेगराइज, कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स। शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। एजुकेशनल गोल्स को कैटेगराइज कर उसका एक फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार किया, जिसमें 3 हायरार्किकल यानी कि पदानुक्रम मॉडल्स दे इन्होंने। यूज टू क्लासीफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसको आप CAP से भी याद रख सकते हैं। CAP कैप से कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव से मतलब हो गया संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक आयाम, ज्ञानात्मक डोमेन, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अफेक्टिव से मतलब हो गया भावात्मक यानी कि आपके इमोशन, संवेगों से रिलेटेड। तीसरा इन्होंने दिया साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक, या इसको क्रियात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल, ये फाइन मोटर, तो ये फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, इनसे रिलेट करता है। कॉग्निटिव डोमेन्स में 6 डायमेंशन, इसमें 5 डायमेंशन और इसमें 6 डायमेंशन, इसमें 6 डायमेंशंस या डोमेन्स इन्होंने बताई, जिनको कि आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मुख्यतः फोकस ब्लूम्स का कॉग्निटिव पे था। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्व इन्होंने इसको दिया। हालांकि ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, और पर ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉग्निशन को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में दिया गया। तो इसको कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी भी कभी कभी कह देते हैं। हमारी परीक्षा यानी कि CTET एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी कॉग्निटिव डोमेन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा हम भी इसी पे ही फोकस रखेंगे। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 3H से भी आप इसको समझ सकते हैं। जो ज्ञानात्मक होता है यानी कि जो कॉग्निटिव डोमेन्स होते हैं वो आपके दिमाग से यानी कि आपके हेड से रिलेट करते हैं। अफेक्टिव या भावात्मक आपके संवेग यानी कि आपके हार्ट से रिलेट करते हैं, और साइकोमोटर मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक आपके हैंड से रिलेट करता है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हम उसको देख लेते हैं। 1956 में बेंजामिन ब्लूम्स ने इसे दिया था। इतने साल पहले भी इन्होंने इतनी आधुनिक बात करी थी। बाद में इनके साथियों ने यानी कि इनके शिष्यों ने इसको रिवाइज करके दूसरे तरीके से बांट दिया। तो ये इसके 6 हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखा, 6 डोमेन। तो यही 6 डोमेन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इनका संज्ञान के आधार पर बढ़ता क्रम नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। तो सबसे निचला स्तर ब्लूम्स ने बताया नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ज्ञान लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? ज्ञान को याद करता है। इसको भी फर्दर 2 में डिवाइड किया था, रिकॉल, ठीक है, और रिकॉग्नाइजेशन। तो सबसे पहले बच्चा, अभी छोटा बच्चा, चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान करेगा उनकी, या उनको याद करेगा।
ठीक है, अगर साइंस पढ़ रहे हैं आप, छोटे बच्चे हैं बहुत छोटे, तो सबसे निचला स्तर क्या रहेगा संज्ञान का, कि आप चीज़ों को याद करते हैं या उनकी फ़ोटो को पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कम्प्रीहेंशन यानी कि बोध। अभी तक आपने डेफिनेशन को याद किया बस, इसके बाद आपने बोध, ठीक है, आपने उसको अपने हिसाब से लिखा। आप ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वेश्चन भी इसी तरह से होते हैं। यहाँ पे जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीधे पूछ दिए जाएंगे कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो वो नॉलेज वाले पार्ट को ट्रिगर करता है। उसके बाद आता है कि 250 शब्दों में इस पे वर्णन करिए, तो वो आता है कॉम्प्रिहेंशन में यानी कि बोध वाले में। यहाँ पे हम उसका ज्ञान यानी कि रिकॉल की, मेमोरी की क्षमता को टेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन से बोध को चेक कर रहे होते हैं। तो दूसरा इस तरह है कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। अब उसने कोई डेफिनेशन साइंस की पढ़ी, यहाँ पे उसने याद की, यहाँ पे उसने समझा, अब वो उनको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेगा। तो ठीक है, उनसे कुछ चीज़ें बनाएगा, तो ये करके सीखेगा। तो यहाँ पे आ गया अनुप्रयोग। उसके बाद आता है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। बोध का संज्ञान का अगला स्तर है विश्लेषण। ये इसी क्रम में बढ़ते हुए स्तर है। विश्लेषण में होता है कि तोड़कर चीज़ों को देखना। ठीक है, बेसिकली हमारी बुद्धि जो है चाकू की तरह होती है, चीज़ों को समझने के लिए उनकी काट छांट करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए उसके अलग अलग पार्ट में जाती है, फिर उस पार्ट के और अंदर जाती है, फिर वहाँ से माइक्रोस्कोप से देखते हैं। या किसी फूल के बारे में अगर हमें जानना है तो हम उसकी पंखुड़ी और वो सब चीज़ अलग अलग करके उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ह्यूमन माइंड एक तरह से चाकू की तरह काम करता है, चीज़ों को तोड़कर काट कर देखता है कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद का अगला स्तर है विश्लेषण, सिंथेसिस। अब उसके अंदर विश्लेषण की क्षमता पैदा होगी। यहाँ पर तोड़ी थी, अब यहाँ पर जोड़ेगा। यानी कि कबाड़ से जुगाड़ आप इसको कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ली कुछ और उनसे कुछ नई चीज़ बना दी। इससे क्रिएटिविटी एक तरह से इसमें आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बच्चे ने कुछ पढ़ा साइंस का, मोटर और डायनमो के बारे में, यहाँ पर उसने क्या करा, तोड़कर चीज़ें देखी और उसके बाद उसने जोड़ के एक डायनमो लिया, एक मोटर, एक टायर ली और एक छोटी सी गाड़ी बना दी। तो वो सब आ गया सिंथेसिस वाले पार्ट में, विश्लेषण में। उसके बाद का अगला स्तर, उच्च स्तर आ जाएगा इवेल्युएशन, मूल्यांकन। अब बच्चे की कॉग्निशन या कॉग्निटिव क्षमताएं इतनी विकसित हो जाएंगी कि वो मूल्यांकन कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा, उन पे अपना जजमेंट दे पाएगा। तो इस तरह से ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन्स को बताया। बाद में 2001 में इसको रिवाइज कर दिया गया और इसको नाउन टू वर्ब में बदल दिया गया। नाउन टू वर्ब में इनको बदल दिया गया और रिकॉग्नाइज को नोइंग कर दिया गया, रिकॉल को रिमेम्बरिंग कर दिया गया, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर दिया गया, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया गया और यहाँ पे एक फेर फेर और की गई। इन सबको मिटाने के बाद हम उसको देखते हैं। तो इसको यहाँ पे भेज दिया गया और इसको यहाँ पर कैटेगराइज किया गया इनके बढ़ते हुए क्रम में संज्ञान के। तो इवैल्यूएशन पहले आया, उसके बाद सिंथेसिस को क्रिएटिविटी कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पे इवैल्यूएशन को लाया गया और 6 पे रखा गया क्रिएटिविटी को, यानी कि सिंथेसिस वाले हिस्से को। सिंथेसिस में ही छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर नई चीज़ बनाता है। जैसे अलग अलग कहीं कुछ पढ़ा और एक बड़ा उपन्यास बना दिया। ठीक है, छोटे छोटे नॉलेज को जोड़कर। तो ये क्रिएटिविटी वाला पार्ट हो गया। अदर डोमेन्स भी हम देख लेते हैं, हालांकि सीटीटी एग्ज़ाम के हिसाब से उतने ज़रूरी है नहीं। तो दूसरा वाला था जो हमने यहाँ पर देखा था, अफेक्टिंग वाला। ठीक है, तो इसको अब हम देखेंगे कि अफेक्टिव, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक, जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ब्लूम्स ने बताया कि सबसे पहले आ जाएगा रिसीविंग। हम कोई चीज़ समाज से रिसीव करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, एक तरह से हम नॉलेज इनपुट या गेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आ जाता है कि हम उस पर अपना कोई रिस्पॉन्स करते हैं।
उसके बाद आता है कि वैल्यूइंग करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू देंगे जिसने किसी, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा को जिसने क्रैक किया हुआ। वहीं दूसरा व्यक्ति जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू देगा जिसके 1 मिलियन फॉलोअर होंगे। इसकी अपेक्षा आप इसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट आ गया आपके वैल्यूइंग में। उसके बाद अगला बताया ब्लूम्स ने ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को अब वो संगठित तरीके से रखता है। और उसके बाद आता है कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पर चीज़ों से मतलब था कि स्कीमा को मेंटल माइंड मैपिंग या मेंटल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। चीज़ों को मतलब फिजिकल सामग्री की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, स्कीमा की बात हो रही है कि जो भी माइंड मेमोरी रखता है वो रखता है आपके पैटर्न के हिसाब से। तो जो ही हमारा डेटा है उसको हम अपने माइंड में एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निर्माण के बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन हो जाता है इंसान का, हर इंसान का अलग अलग। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वाला जो था कैप वाले में से CAP में से P वाला, साइकोमोटर। यानी कि क्रियात्मक। तो ये हमारे बॉडी से काइनेस्थेटिक वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हैंड वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें ब्लूम्स ने बताया कि सबसे पहले आता है इमिटेशन। जैसे कि आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इमिटेशन करेंगे। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप इमिटेशन करेंगे। इमिटेशन का मतलब होता है नकल या अनुकरण। तो सबसे पहले आप दूसरे व्यक्ति को देखेंगे चलाना, उसके बाद आप करेंगे मैनिपुलेशन। अब उसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रिसीजन। अब आप बार बार चलाकर अभ्यास से क्या होगे, एक्यूरेसी आ जाएगी आपके साइकिल चलाने में या किसी भी काम में। उसके बाद आएगा आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में आप चीज़ों को अपने हिसाब से परिवर्तित कर उनमें एक अपना एक डोमेन्स आयाम जोड़ रहे होंगे, स्किलफुल डोमेन। और सबसे लास्ट में आता है नेचुरलाइजेशन। अब ये चीज़ आप इतने अभ्यस्त हो चुके हैं उस चीज़ में कि वो आपके लिए अब नेचुरल हो गया। उसको चलाने, जैसे साइकिल चलाने के लिए अब आपको सोचना नहीं पड़ता है, स्टंट करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने देखा कि इन्होंने फ्रेमवर्क दिए थे कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स को वर्गीकृत करने के। इन्होंने फ्रेमवर्क दिए थे जिसमें कि 3 इन्होंने डोमेन्स या आयाम दिए। CAP कैप से आप इसको याद रख सकते हैं। C फॉर कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, A फॉर अफेक्टिव भावात्मक, P फॉर साइकोमोटर यानी कि मनोगत्यात्मक या मनोक्रियात्मक। कॉग्निशन के बढ़ते स्तर के हिसाब से इस तरह से ब्लूम्स ने बताया। सबसे निचला स्तर नॉलेज, इसमें कि हम बेसिकली चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं या रिकॉल कर रहे होते हैं, यानी कि याद कर रहे होते हैं। दूसरा स्तर कॉम्प्रिहेंसिव बोध, यानी कि अब हम चीज़ों को अपने हिसाब से कैटेगराइज कर रहे होते हैं या उसको अपने हिसाब से वर्णन कर रहे होते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन, इसमें हम अनुप्रयोग करते हैं। उसके बाद एनालिसिस, तोड़कर चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं। उसके बाद सिंथेसिस, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर बड़ी चीज़ बनाते हैं। क्रिएटिविटी इसमें आ जाती है। उसके बाद इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने की क्षमता। यहाँ पर पार्ट दिया गया, उसको 2001 में रिवाइज कर दिया गया। ठीक है, और इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया। रिकॉग्नाइज वाले हिस्से को नोइंग कर दिया गया, रिकॉल वाले यानी याद करने वाले हिस्से को रिमेम्बरिंग कर दिया गया। कंप्रिहेंसिव को अंडरस्टैंडिंग में बदला गया या बताया गया। एप्लीकेशन को अप्लाइंग बताया गया। एनालाइज को एनालाइजिंग, और यहाँ पर इन दोनों को ऊपर नीचे ट्रांसफर कर इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग कर दिया गया और सिंथेसिस को क्रिएटिविटी या क्रिएटिंग कर दिया गया। उसके बाद अफेक्टिव में ब्लूम्स ने बताया कि सबसे पहले हम
यानी कि संवेगात्मक वाले हिस्से में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं समाज से कुछ चीज़ें, फिर उस पर अपना रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, संगठित आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है कैरेक्टराइजेशन। साइकोमोटर क्रियात्मक में सबसे पहले आप अनुकरण, नकल करते हैं किसी चीज़ की, फिर उसको मैनिपुलेशन करते हैं। प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी आ जाती है आपके कार्य में, स्किल में। उसके बाद आर्टिकुलेशन आप उसमें करते हैं, अपने हिसाब से नई चीज़, नई स्किल को जोड़ने का या अपना तरीका एक विशेष बना लेते हैं। उसके बाद नेचुरलाइजेशन, यानी कि अब वो आपके लिए, वो स्किल आपके लिए नेचुरल हो जाती है। जैसे स्किल शुरू में आप जब तैरना सीखते हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, वो बाद में वो आपके हैबिचुअल हो जाते हैं आप उस चीज़ के, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।